नमस्कार मित्रों। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो मैं आज डाल रहा हूं और अलग अलग मुद्दों को हम लोगों ने कवर किया था। आगे तीसरे पर भी कुछ नए मुद्दे पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो एक तो मेरा ये सजेशन है कि आमतौर पर मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बहुत एनकरेज नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास किसी भी तरह का पेंशन नहीं है। जैसे कोई व्यवसायी थे, अब वो उम्र हो गई है, बच्चों को बिजनेस संभालने के लिए दे दिए हैं और खुद आराम करना चाहते हैं। तो उनको एक इच्छा रहती है कि कुछ मंथली इनकम उनके हाथ में आता रहे ताकि उनको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। तो वैसे लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक अच्छा विकल्प है। उसमें उनको कुछ पैसे रखने चाहिए, जो भी 60 लाख वगैरह तक मैक्सिमम रख सकते हैं, जिसका कि उनको 3 महीने पे पैसा मिलता रहेगा। करीब 60,000 60,000 के आसपास वो आ जाएगा। तो वो उनको एक जो मंथली एक्सपेंसेस है मीट करने में मदद करता है। और अगर SIP अगर चल रही है तो जब तक उसको चला सकें। SIP में अगर टॉपअप भी उसमें कर सकते हैं तो करें, और लमसम भी डालने का अगर मौका मिलता है, मार्केट करेक्शन कुछ हुआ है तो ये उसको दे सकते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आपको 3 हिस्सों में अपने म्यूचुअल फंड को बांट के रखना है। पहला है डेट फंड, जिस पैसे की आपको आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, 2 साल में जरूरत है। बेटी की शादी के लिए हो सकता है 2 साल में पड़े, या 1.5 साल में पड़े, या 1 साल में पड़े। उस पैसे को आप ये डेट फंड में ही रखिए। कुछ इमरजेंसी फंड भी आप डेट फंड में रखिए। कुछ आप FD में भी रख सकते हैं इमरजेंसी फंड के नाम पे। और जो आपको पैसा 2 साल, 3 साल, 4 साल में निकालना है, या जब आप SWP करना शुरू करेंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो उसको आप हाइब्रिड फंड में रखेंगे, जो आने वाले 2, 3, 4 सालों में आपको सेवा दे पाएगा। और जो आपका पैसा ग्रोथ के लिए रखना है, जो कि आपको आने वाले कुछ सालों तक नहीं छूना है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, जितना लंबा आप खींच सके, उसको आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वह घोड़ा है जो कि बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता है। जब आप दौड़ने को बोलें तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दौड़ेगा, इसलिए उसमें धोखा होने की संभावना रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन साथ में यह भी है कि कोई गाढ़े समय आपको बेटी की शादी में से उसमें से पैसा निकालना और मार्केट गिरा हुआ है तो फिर आपको उसमें डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिए उसमें वो पैसा न रखें जो कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में जरूरत पड़ सकती है। उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए छोड़िए। घोड़े को दौड़ने का मौका दीजिए, वो अच्छी दूरी तय करके आपको देगा, आपको बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करके देगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स। एक तो ये बात हो गई जो हम लोगों ने नहीं की थी। दूसरा है, जब भी आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लेना शुरू करते हैं, SWP लेना शुरू करते हैं, तो हाइब्रिड फंड से लीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड से न लें, क्योंकि सेंसेक्स कभी गिरा हुआ रहेगा। तो उस समय अगर उसमें से विड्रॉल हो गया तो वो एक अच्छी चीज नहीं होगी। उसके मुकाबले सेंसेक्स मार्केट के ऊंच नीच होने के कारण जो फंड वैल्यू कम बेसी होता है, तो उसमें जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से इसको कोप अप कर पाते हैं। इसलिए उन्हीं से पैसा निकालना चाहिए आपको। जहां तक संभव हो इक्विटी म्यूचुअल फंड से नहीं निकालना है। और डेट फंड को आपको इमरजेंसी के लिए रखना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मार्केट अगर गिरा हुआ है तो थोड़ा आप डेट फंड से चुरा करके आप इक्विटी फंड में डाल दीजिए। और इसका उल्टा भी होता है, मार्केट बहुत बूमिंग है, जिस समय सारे लोग दौड़ रहे हैं मार्केट में घुसने के लिए, उस समय आप थोड़ा सा इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा चुरा करके डेट और इसमें जो वापस हाइब्रिड में डाल दीजिए, तो ये आप मौके का लाभ उठा सकेंगे। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा है
अच्छा, एक होता है बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है। वो गाड़ी बाइक में होता है ना कि 0 to 100 किलोमीटर इन 6 सेकेंड। आपको 0 to 100 किलोमीटर 6 सेकेंड में नहीं जाना है, आपको 0 to 40 किलोमीटर 30 सेकेंड्स में जाना है। इसी तरह से चलिए। सो एक्स्ट्रा एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 12, 13, 14% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलता है तो बहुत अच्छा है। सिंपल चीज है, इन्फ्लेशन मान लीजिए 5% है। ऐसे तो सरकारी आंकड़ा 4.5% है, लेकिन लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन अगर आप देखिए तो उससे कुछ ज्यादा है, लेट अस से कि 6 के आसपास है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 6, 6.5% है तो आपको अगर 12, 13, 14% मिलता है तो अच्छा ग्रोथ है, जो कि आपके इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है, आपको वेल्थ क्रिएशन करके दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, उतना ग्रोथ मिलता है, फर्स्ट क्लास है। बहुत एक्स्ट्रा एडवेंचरस बनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन डरने की भी जरूरत नहीं है। वही मैंने फिर पहले कहा था, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। लायन बन के रहिए, लैम्प बन के मत रहिए, लेकिन फूल हार्डी भी मत बनिए। ये एक चीज हो गया। दूसरा, हाँ, कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिए कि उसमें नॉमिनेशन जरूर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, अगर बैंक में किसी तरह का है, चाहे म्यूचुअल फंड में है, जाके पता कर लीजिए कि मेरा नॉमिनेशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है तो कल ही कर दीजिए। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, किस दिन अंतिम सांस होकर के शरीर जो है निर्जीव हो जाएगा। तो उसके लिए ये नॉमिनेशन अवश्य करना चाहिए। लॉकर का है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सभी जगह कर दीजिए। प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका विल कर दीजिए, ताकि बाद में किसी तरह का आपस में डिस्प्यूट न रहे बच्चों में। और एक चीज, अगर आपके रिटायरमेंट के वक्त ऐसा कोई एसआईपी चल रहा है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस एसआईपी को चला सकें, तो अगर सब संभव हो सके, जो पहले से कम रिटर्न वाला एसआईपी चल रहा है उसको रोक के उसके पैसे से इस हाई रिटर्न वाले एसआईपी को आप फंड कर दीजिए, और आपको ये एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके देगा। तो इस तरह का आप विचार भी कर सकते हैं। हाँ, और दूसरी और एक चीज है, एक बड़ा स्कैम ही कहा जाएगा इंश्योरेंस के नाम पे, लाइफ इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत पुअर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जिसका कि रिटर्न इन्फ्लेशन के बराबर भी नहीं होता है। आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस करना है तो हमेशा आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जिसमें कि अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो परिवार को एक अच्छी राशि मिलती है, और लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है तो कोई रिटर्न नहीं आता, लेकिन उसका प्रीमियम कम होता है। और जहां इंश्योरेंस कम रिटर्न वाला हो गया, मामला गड़बड़ हो जाता है, उसमें आपको एकदम नहीं फंसना है। और मेडिकल इंश्योरेंस जरूर रखना है। मेडिकल इंश्योरेंस रखने में कभी भी ऐसा मत सोचिए कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, नहीं बर्बाद होगा। वो एक बहुत बड़ा आपको एक छाते का काम करेगा। और अगर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहा तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन अगर उसमें किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य में आपके कोई अड़चन आती है तो पैसे का जो आपका की जो जरूरत होगी उसको ये बहुत अच्छे से पूरा करेगा। और उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को ना छिपाएं, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी देने वाली कंपनियां वो मौका खोजती रहती हैं कि कोई न कोई ऐसा ग्राउंड निकाल करके इनका क्लेम रिजेक्ट किया जाए, तो उनको मौका ही नहीं देना है क्लेम रिजेक्ट करने का। तो ये तो हो गया। हम लोग के देश में गोल्ड के प्रति हमेशा से एक लोगों में आकर्षण रहा है। प्रधानमंत्री जी हालांकि अभी हाल में अपील भी किए थे कि गोल्ड न ले जहां तक संभव हो सके, लेकिन अगर कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना ही है, किसी भी हालत में ज्वेलरी न ले। आप हमेशा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड के बिस्किट में करें, ज्वेलरी में नहीं करना है। अननेसेसरी उसमें मेकिंग चार्ज वगैरह का चक्कर हो जाता है, उसकी क्वालिटी पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। गोल्ड बिस्किट आप लेंगे, बैंक से लीजिए या किसी ट्रस्टेड एजेंसी से लीजिए। ये सब तनिष्क वगैरह भी बेचते हैं, बैंक्स भी बेचते हैं। तो जहां से आपको भरोसा होता है वहां से आप लीजिए।
गोल्ड बिस्किट ले सकते हैं। और उसके अलावा नॉमिनेशन, अच्छा हाँ, अच्छा 2000 रुपए के नोट के बारे में जहां तक मेरी समझ में आया है, 9 जुलाई को एक उन्होंने आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन निकाला था कि ये एक अभी भी लीगल टेंडर है, लेकिन ये अब नेशनलाइज्ड बैंक में नहीं जमा हो सकता है, लेकिन जो रीजनल ब्रांचेज ऑफ आरबीआई हैं, करीब शायद 19 हैं भारतवर्ष में, पूरे भारत में फैले हुए विभिन्न राज्यों की राजधानी में है, आप वहां पे जमा करा सकते हैं। या अगर आप उस शहर में नहीं रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो बाई पोस्ट भी आप उसको भेज सकते हैं। एक फॉर्मेट उसका उन्होंने दिया था, उस फॉर्मेट को साथ में लगाते हुए आप उन रुपए को भेज सकते हैं। क्योंकि बहुत घरों में ऐसा होता है कि महिलाएं रख के भूल जाती हैं और बाद में पता चलता है कि मेरे पास 2000 रुपए के नोट की कुछ जो भी 2, 4, 5, 10 हो संख्या थी, तो वो उनको लगता है कि अब तो ये बर्बाद हो गया। तो इसको शायद एक प्रयास करके आप इन नोटों को अपने खाता में जमा करवा करके इनकी वैल्यू को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 2000 रुपए के नोटों के बारे में। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद एक लोगों में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि मैं इस पद पर था, मैं उस पद पर था, गाड़ी थी, बंगला था वगैरह, बहुत लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब कोई नहीं आता है। वो एक फेज था जिंदगी का, वो पार हो गया। अब नई इनिंग्स खेलने का समय है, उसको भूल जाइए, उसके बारे में सोचने का कुछ नहीं है। आगे की पारी अच्छे से खेलिए, जिंदगी को एंजॉय कीजिए। रिटायरमेंट के बाद का जो समय है वो आप चाहेंगे तो आप बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं। पिछला जो गुजर गया उसको भूल जाइए। दूसरा है, बात तो हम लोग इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट ये भी है कि मित्रों में भी इन्वेस्ट कीजिए, अपने स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट कीजिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराइए, रेगुलर कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, ताकि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। और शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो कम बीमार पड़ेंगे, और कम बीमार पड़ेंगे तो आपके लायबिलिटी की तरफ कम खर्च होगा और एसेट की तरफ ज्यादा बचा रहेगा। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। तो मित्रों से भी मिलिए जिनसे आप नहीं मिल पाए थे, अपने कैरियर के वक्त आप समय की व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाते थे, तो अब उन लोगों से भी मिलने का प्रयास कीजिए। मार्केट में डरने का नहीं है। अभी रोज कोई ना कोई न्यूज आता है कि सेंसेक्स यहाँ चल जाएगा, सेंसेक्स धरातल पे पहुंच जाएगा, सेंसेक्स 1 लाख पहुंच जाएगा, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें। तो उसमें कुछ भी घबराना नहीं है, आपको अपने कार्य में लगे रहना है तटस्थ होके। चाहे मार्केट उठे चाहे मार्केट गिरे, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं चुपचाप एसआईपी करते जाइए, और इसको किसी की बात पर ध्यान नहीं दीजिए। और टीवी पे जो न्यूज आता है वो इनको लेकर के, मार्केट को लेकर के, उस पर एकदम ध्यान मत दीजिए, एकदम निर्विकार भाव से अपना काम करते रहिए। आप ये सोचा कीजिए कि जिस दिन मार्केट गिरा हुआ है तो उस दिन मैं एसआईपी कर रहा हूं तो मैं ज्यादा यूनिट खरीद पा रहा हूं, तो वो एक मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको एक गीता का श्लोक सुनाना चाहता हूं। ये 12वें अध्याय में भक्ति योग उसको बोलते हैं, जहां की भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, जो मुझे सबसे प्रिय है। तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि समः शत्रौ स मित्रे स तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान्य प्रिय नरः। जो आदमी सुख में, दुख में, खुशी में, मान में, अपमान में, ठंडक में, गर्मी में, सभी जगह तटस्थ भाव से सभी चीजों को सह जाता है, वो मेरा प्रिय भक्त है। तो यहां मुझे कहना है कि उसी प्रकार से
सेंसेक्स गिरता है, सेंसेक्स उठता है, घबराना नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आपका वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल होगा, कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे भारत का भविष्य उज्जवल है, आपका भी भविष्य उज्जवल रहेगा। जैसे जैसे देश की प्रगति होगी, आपकी भी प्रगति होगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो इसी बात को कहते हुए मैं यहाँ पर अपने बात को विराम देता हूँ। और अब 3 वीडियो हम लोगों ने इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीनियर सिटीजन पर बनाया है। चौथा वीडियो हम लोग अब किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन ज्यादातर वीडियो वही होंगे जो सीनियर सिटीजन्स के जरूरतों के आसपास ही रहेंगे, और उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग लेंगे। और आप सभी कमेंट्स में अपने विचारों को मुझे बताएं, और मैं जैसा होगा उसमें सुधार करने की आगे कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।